नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज राय और आप देख रहे हैं दिव्य ज्ञान चैनल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं हिंदी के प्रैक्टिस पेपर सेट की एक नई श्रृंखला लेकर के आया हूं। चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर सेट स्टार्ट करते हैं। यह प्रैक्टिस पेपर सेट कुल मिलाकर के 25 प्रश्नों का होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यहाँ क्या लिखा गया है, प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। और हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा स्टार्टिंग में ही वीडियो के कि आप लोग लाइक नहीं करते हैं भाई, कमेंट बहुत कम करते हैं। देखते तो हैं आप वीडियो, लेकिन देख करके यूं ही छोड़ देते हैं। तो जब तक आप हमारा हौसला नहीं बढ़ाओगे भाई, तब तक कुछ मजा नहीं आएगी। तो जरा थोड़ा हौसला बढ़ाइए, थोड़ा लाइक करिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ये सब जरा करिए प्लीज, स्टार्टिंग में ही कर लीजिए। अगर आप लाइक देख रहे हैं तो तुरंत लाइक बटन दबा लीजिए। पहला प्रश्न है, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें जो शब्द लिखे गए हैं वे शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है? देख लीजिए, यहां लिखा गया है गलत। गलत का मतलब आप समझते ही हैं। और लुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ। लेकिन शुचि जो शब्द है इसका मतलब होता है पवित्रता, इसका मतलब अग्नि भी होता है, इसका मतलब चंद्रमा भी होता है और इसका मतलब शुक्र भी होता है। शुचि शब्द का मतलब कई होता है, ठीक है। तो यहां पवित्रता, अग्नि, चंद्रमा, शुक्र इत्यादि होता है। और इसके बाद बी दिख लीजिए। तो यहां आपने देखा गलत और लुप्त में पहली बात की समानता नहीं है। गलत का अर्थ होता है कि कोई चीज जो सही ना हो गलत है। लुप्त का मतलब होता है छिपा हुआ। तो इनके शब्दों में आपको समानता नजर नहीं आ रही होगी, यानी ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है या एक अर्थ रखने वाले नहीं है। शुचि का अर्थ आपने देखा कि कई होता है। ऐसे शुचि शब्द खास तौर पर पवित्रता के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। ऐसे अगर आप डिक्शनरी खोल करके देखेंगे तो इसके बहुत सारे अर्थ आपको देखने को मिलेंगे। अब आ जाइए बी में। बी में है व्याल। व्याल का मतलब होता है सर्प। उरग का मतलब सर्प, पन्नग का मतलब सर्प। अब यहां यानी कि तीनों पर्यायवाची किसकी पर्यायवाची है? सर्प की, ठीक है, सर्प की पर्यायवाची है। रजनी का मतलब रात, यामिनी का मतलब रात, निशा का मतलब रात, रश्मि, अंशु और मयूख इनका मतलब होता है किरण, ठीक है। रश्मि का मतलब किरण, किरण के अर्थ में यह प्रयोग किया जाता है रश्मि। तो रश्मि, अंशु और मयूख का मतलब होता है किरण। और ये सब पर्यायवाची सर्प की है। ये सब रात की पर्यायवाची है, रात्रि या रात कह लीजिए। तो ये तीनों किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसका पर्यायवाची है, इसमें सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सी वाले विकल्प में है। तो बी, सी और डी में पर्यायवाची आपको मिल रहे हैं, लेकिन ए में पर्यायवाची नहीं मिल रहा है। इसलिए क्या करेंगे आप? टिक मार्क किस पर करेंगे? ए पर टिक मार्क करेंगे, यानी ए विकल्प जो है वो सही है। दूसरा प्रश्न, कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज का मतलब गांव और देहात या क्षेत्रीय भाषाओं में बोला जाने वाला शब्द। अब यहां देख लीजिए, अष्टा, कलाई, जूता, ये सब शब्द जो हैं, अष्टा, कलाई और जूता, ये सब गांव और देहात के बोले जाने वाले शब्द हैं। लेकिन जो चमचा है ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो इस हिसाब से चमचा जो है वो देशज शब्द नहीं है। डी विकल्प सही होगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। चाक शब्द का तत्सम है। चाक का तत्सम चौक नहीं होता, और चौक जिसे लिखा जाता है। चक नहीं होता, चक्कर नहीं होता। चाक का तत्सम यानी संस्कृत शब्द जो होता है वो होता है चक्र। चक्र को चाक कहते हैं। आगे आ जाइए। चौथा प्रश्न, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव यानी ऐसा समास जिसका पूर्व पद क्या होना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। और क्या? और इस अव्यय के मिलने से समस्त पद भी क्या हो जाना चाहिए? अव्यय होना चाहिए। तो पूर्व पद भी अव्यय और समस्त पद भी अव्यय। अब देख लीजिए, यथाशक्ति में जो यथा है वो अव्यय का कार्य कर रहा है, और इसके कारण यथाशक्ति पूरा समस्त पद भी अव्यय बन गया। भर पेट में जो ये भर लगा है ये उपसर्ग है, और इसके लगने के कारण पूरा भरपेट जो है वो अव्यय बन गया है।
प्रत्येक में प्रति उपसर्ग लगा है एक में, और जिसके कारण ये प्रति जो है वो अव्यय बन गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अव्यय यथाशक्ति भी है, भरपेट भी है, प्रत्येक भी है। तो यह सभी तीनों पद अव्यय हैं। तो ऐसा समास जिसका समस्त पद भी अव्यय होता है और पूर्व पद भी अव्यय होता है, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्यय का भाव जिसमें छिपा हो। तो यानी कि हम कौन से विकल्प पे टिक मार्क करेंगे? डी पे, ये सभी, यानी ये तीनों। आगे आ जाइए, पांचवा, अंधेर नगरी चौपट राजा, लोकोक्ति से आशय है। अब देखिए, अंधेर नगरी से मतलब है कि ऐसी नगरी जहां अशिक्षा का अंधकार फैला हो और उसके कारण क्या हो, राजकाज नष्ट हो रहा हो, क्योंकि जहां की जनता बिल्कुल अशिक्षित रहती है या अशिक्षित जैसा व्यवहार करती है, वहां का जो राजकाज होता है या शासन होता है उनका फायदा उठाता है। तो इस हिसाब से विकल्प जो सी सही होगा, अशिक्षा का अंधकार राजकाज नष्ट कर देता है। यहाँ पहला विकल्प नहीं हो सकता, शहर में अंधेरा होने पर राजकाज चौपट हो जाता है। भाई अंधेरा होने से क्या मतलब है राजकाज का? फिर अव्यवस्था, अंधेरे में राजा मनमानी करता है, ये फालतू बातें। ठीक है, अव्यवस्था तो भाई शासन से भी फैल सकती है, जनता अव्यवस्था कैसे फैलाएगी? तो अशिक्षा का अंधकार, मूल बात यह है। ठीक है, कुप्रशासन, कुप्रशासन कौन करता है? शासन करता है। और अजागरूक जनता, तो यहां उल्टा करके लिख दिया गया, ये भी सही नहीं है। सी विकल्प सबसे सही है। आ जाइए छठवें प्रश्न को देखेंगे। यहां लिखा गया है गरिमा का विलोम है। गरिमा का मतलब होता है महत्ता। ठीक है, और इसका विलोम जो होगा वो लघिमा होगा। गरिमा का अंधकार से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गरिमा का मतलब प्रकाश नहीं होता जिसका उल्टा हम अंधकार कर दें। गरिमा का मतलब प्रेम नहीं होता जिसका उल्टा हम घृणा कर दें। तो ये और ये दोनों गलत है। गरिमा का मतलब उच्चता नहीं होता जिसको हम नीचता में कन्वर्ट कर दें और उसका विलोम नीचता मान लें। तो गरिमा का मतलब होता है क्या? महत्ता, महत्व, और उसका उल्टा होगा लघिमा। अब देख लीजिए, वर्णिक छंद है। वर्णिक छंद मतलब वर्णिक छंद नहीं है, यानी ऐसा छंद जिसमें वर्णों के हिसाब से काउंटिंग की जाती है, वो वार्णिक छंद होता है। घनाक्षरी वार्णिक छंद है, सवैया वार्णिक छंद है और कवित्व वार्णिक छंद है। इन तीनों पर मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरे वार्णिक छंद की वीडियो देखिए, वार्णिक छंद पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आपको वार्णिक छंद के सभी प्रकार और उनकी पहचान करना उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से मैं समझाया हूं। तो ये आप खुद देख लीजिए, आपके लिए मैं होमवर्क देता हूं। वर्णिक छंद नहीं है ये छप्पय। छप्पय क्या है? छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद है। ठीक है, लेकिन कैसा मात्रिक छंद है? विषम मात्रिक। इसमें सममात्रिक और अर्ध सममात्रिक मिला करके बनता है ये। तो ये क्या है? छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है, इसमें वर्णों की गिनती से कोई मतलब नहीं होता। तो ये डी विकल्प सही है। मृगनयनी शब्द में कौन सा समास है? गौर करिए इसके समस्त पद पर। यहां लिखा गया है मृग और यहां लिखा गया है नयनी। ठीक है, यानी ऐसे नयनों वाली स्त्री जिसका जो नयन है वो कैसा है? मृग के जैसा है। तो मृग नयनी उसको कह दिया गया। तो यहाँ क्या है? उपमेय और उपमान का संबंध है। उस स्त्री जिसके नयनों की बात की जा रही है वो उपमेय हो गया, यानी जिसकी उपमा दी जा रही है। किससे दी जा रही है? मृग से। तो वो उपमान हो गया। उपमेय और उपमान का संबंध कर्मधारय समास में पाया जाता है, इसलिए डी विकल्प सही है। यहाँ बहुब्रीहि समास नहीं हो सकता, यानी कि दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे या अन्य पद की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुब्रीहि समास नहीं होगा। यहाँ पहला पद संख्यावाची नहीं है, इसलिए द्विगु समास भी नहीं होगा। यहाँ पहला पद अव्यय नहीं है, इसलिए अव्ययी भाव समास नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, या तो एक पद उपमेय और दूसरा पद उपमान होता है, यानी दोनों पदों के बीच में समानता बताई जाती है, एक दूसरे से तुलना की जाती है। इस हिसाब से देखा जाए तो कर्मधारय समास है। अब आ जाइए 9वें प्रश्न पर। यहां लिखा गया है गुरु का विलोम शब्द होगा गुरु। गुरु गुरु नहीं होता। पहली बात, ये कितने लोग इस शब्द का उच्चारण गलत करते हैं, इसको गुरु पढ़ते हैं। यह है गुरु। र में छोटा ऊ की मात्रा लगी है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे सीधा लटक जाती है, बड़ा ऊ में क्या होता है? थोड़ा ऐसा गोल बना देते हैं। र में ऊ की मात्रा कहां लगती है? बीच में लगती है, नीचे नहीं लगती। तो गुरु शब्द का विलोम क्या होगा मित्रों? गुरु का मतलब होता है बड़ा। अब ये तत्सम शब्द है, इसलिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा? लघु। ठीक है, गुरु का मतलब विस्तृत। अगर अर्थ देखा जाएगा तो विस्तृत
और यहाँ बड़ा हम मान सकते हैं, लेकिन अर्थ की बात नहीं की जा रही, यहाँ विलोम की बात की जा रही है, इसलिए विस्तृत और बड़ा नहीं हो सकता, विशाल नहीं हो सकता, ये सब तो इसके अर्थ हैं, ठीक है। और इसका विलोम यानी उल्टा पूछा जा रहा है, तो उल्टा यहाँ लिखा गया है, गुरु का विलोम होता है लघु। सी विकल्प सही है। 10वां प्रश्न देखते हैं मित्रों। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। आत्मजा का मतलब होता है पुत्री, आत्म मतलब खुद से, जा मतलब जन्म लेने वाली, यानी जो किसी व्यक्ति से पैदा हो तो वो क्या है, आत्मजा यानी पुत्री। नंदिनी पुत्री के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, कन्या पुत्री के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन भार्या का मतलब होता है मित्रों पत्नी। तो यहां लिखा गया है दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द, तो भिन्न अर्थ वाला शब्द हो गया भार्या, क्योंकि इसका अर्थ होता है पत्नी। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी। मेरे घर के थोड़ी ही दूरी पर इनका घर है, राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है। मेरा पैतृक जिला जो है उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला है, लेकिन हमारे दादाजी के जमाने से वो जिला बदल करके कहां चला गया, वाराणसी, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा परिवर्तन हो गया। राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा स्वयं से प्राप्त की थी, बहुत ज्यादा स्कूली शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, या बहुत ज्यादा विद्यालयी शिक्षा इनके पास नहीं थी। इन्होंने जो भी शिक्षा ग्रहण की थी वो खुद से की थी, और ज्यादातर ये घुमक्कड़ व्यक्तित्व वाले थे। तो ये घूमते रहते थे, कहाँ, देश के अंदर ही नहीं, विदेशों तक। श्रीलंका गए हैं, ये वर्मा गए हैं, ठीक है, नेपाल गए, भूटान गए, इसके बाद रूस गए, सोवियत संघ गए, यूरोप में गए, कई देशों की यात्रा की, और कई देशों की यात्राओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है इस घुमक्कड़ शास्त्र में। तो इनका मानना था कि शहर कर दुनिया की गाली जिंदगानी, फिर कहां जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। तो ये राहुल सांकृत्यायन जी थे, और ये कहते थे कि जितना घूम करके ज्ञान होता है उतना कोई चीज पढ़ करके नहीं होता। अगर कहीं की सभ्यता और संस्कृति जाननी है तो वहां घूम करके, वहां रह करके, वहां ठहर करके, वहां के लोगों से बातचीत करके जितना आप समझ सकते हैं उतना वहां के बारे में पढ़ करके नहीं समझ सकते। और इस बात से मैं 100% एग्री करता हूं, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन थ्योरेटिकल नॉलेज। चलिए आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न। कृषाण का अर्थ है, कृषाण का अर्थ कंजूस नहीं होता भाई, कृपण का अर्थ कंजूस होता है, तरवारी नहीं होता, क्षत्रिय नहीं होता, यहां कृषाण का मतलब होता है किसान। आगे के प्रश्नों को देखेंगे 13वें प्रश्न से। अब हम 13वां प्रश्न देखेंगे। 13वां प्रश्न लिखा है समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द जलज जलद के अर्थ हैं। यहां देखिए जलज लिखा गया है, जल में ज यानी उत्पन्न होने वाला, जो जल में उत्पन्न हो अर्थात कमल, और जलद जल को देने वाला अर्थात बादल। तो ऐसा अर्थ कहां पर है, यानी पहले का अर्थ कमल और दूसरे का अर्थ बादल। तो यहां देखें बी विकल्प में पहले का अर्थ दिया गया है कमल और दूसरे का अर्थ दिया गया है बादल, यानी बी विकल्प सही होगा, कमल, और यहां लिखा गया है जल देने वाला। अब जल देने वाले के लिए एक शब्द नहीं लिखा गया बल्कि पूरा वाक्यांश लिखा गया, इसलिए ये विकल्प गलत है। यहाँ लिखा गया मोती और कपूर, यहाँ जलद और जलज का अर्थ ये दोनों नहीं है, और उपर्युक्त सभी तो नहीं है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। 14वां प्रश्न देख लेते हैं। हंस पत्रिका के संस्थापना किसने की थी, यानी स्थापना किसने की थी हंस पत्रिका की, और उसके संपादक कौन थे। तो जान लीजिए हंस पत्रिका एक बहुत ही हिंदी साहित्य में अपना उच्च स्थान रखने वाली पत्रिका थी, और इसके संस्थापक जो थे वो प्रेमचंद्र जी थे, और इसका संपादन भी उन्होंने ही किया था। इसका संपादन उन्होंने, याद रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1930 में बनारस से इसका संपादन किया गया था। किसने किया था इसका संपादन? प्रेमचंद्र जी ने किया था, यही इसके संस्थापक भी थे 1930 में। बाद में ये पत्रिका का संपादन बंद हो गया था बीच में 1986 में, और 1986 से लेकर के 2013 तक राजेंद्र यादव ने इसका संपादन किया था। 1986 से 2013 तक हंस पत्रिका का संपादन दिल्ली से किसने किया? राजेंद्र यादव जी ने किया। इन्होंने 2013 तक इसके संपादक यही थे हंस पत्रिका के। और
इसकी स्टार्टिंग यानी संस्थापना ये प्रेमचंद जी ने किया था और इसके संपादक भी स्टार्टिंग में 1930 में यही थे। यह पत्रिका बनारस से निकलती थी। आगे आ जाइए, तो पहला विकल्प सही होगा 14वें का। 15वां प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। ये बात एकदम करेक्ट है, ये वाक्य सही है। यहां ढूंढना क्या है? अशुद्ध वाक्य। हम ये अशुद्ध नहीं है तो इसलिए गलत है। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, ये भी सही है। हमें अशुद्ध ढूंढना है, तो ये दोनों तो अशुद्ध नहीं है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी अशुद्ध नहीं है बल्कि ये शुद्ध वाक्य है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। अब यहां कहा जा रहा है कि माला, और वो भी कहा जा रहा है एक गुलाब की। सोच लीजिए कि क्या कोई माला एक गुलाब से बन सकती है? नहीं बन सकती। क्यों? यहां पर क्या गड़बड़ी आ रही है व्याकरणिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यहां पर एक जो शब्द लगा है यह पदक्रम संबंधी गलती के कारण यहां पर लगाया गया है, जिसकी वजह से ये वाक्य शुद्ध अर्थ नहीं दे पा रहा है। अगर इसी शब्द का प्रयोग ये की के बाद कर दिया जाता कि गुलाब की एक माला खरीद लेना, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता और इस वाक्य में कोई भी पदक्रम संबंधी गलती नहीं रह जाती। तो अगर अभी के हिसाब से देखें तो यही एक वाक्य है जो अशुद्ध है, इसलिए विकल्प डी जो है वो सही है। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का अर्थ है। देखिए यहां पर सांप और छछूंदर का शाब्दिक अर्थ लेंगे तो बड़ा उल्टा पुल्टा हो जाएगा, और मुहावरे में शाब्दिक अर्थ नहीं लेकर के बल्कि विशेष अर्थ लिया जाता है। उस हिसाब से यहां हो जाएगा दुविधा में पड़ना, यानी सांप छछूंदर की गति होना। कभी सांप बन गए कभी छछूंदर बन गए, कहने का तात्पर्य है कि दुविधा में पड़ जाना। क्या करूं क्या ना करूं, ये कैसी मुश्किल आई, वो वाला गाना आ जाता है। यानी क्या करना है क्या नहीं करना, किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है आदमी, तो दुविधा में पड़ना। डी विकल्प सही होगा। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है? जो ये ज्ञ है मित्रों, ये दो वर्णों के संयोग से बना है। आधा ज और पूरा इया। इस इया में अ मिला है, इसलिए देखिए ज्ञ को मैंने पूरा ज्ञ लिखा था, तो आधा ज और इया। विकल्प जो है बी सही होगा, बाकी सभी गलत हैं। ज और आधा न और यह गलत है। ज आधा ज और ध गलत है। ज और इया, पूरा ज और इया यहाँ लिखा है, इसलिए ये और ये तीनों गलत हैं। बी विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न दिया गया है, देखेंगे इनमें कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा शब्द आप जानते हैं कि ऐसे शब्द संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराएं, चाहे वो व्यक्ति की जाति का, वस्तु की जाति का, या किसी और चीज की जाति का बोध कराएं, किसी प्राणी के। तो यहाँ देखिए गंगा शब्द का प्रयोग किसी स्त्री का नाम भी हो सकता है और गंगा नदी का नाम है, यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये विकल्प गलत है। आपको चाहिए क्या? जातिवाचक संज्ञा शब्द। अब देख लीजिए मनुष्य तो हम किसी भी इंसान को मनुष्य कह सकते हैं, यह जातिवाचक संज्ञा शब्द हो गया। आप तलाश करते हैं कि क्या कोई और भी जातिवाचक संज्ञा शब्द है। स्वर्ग देख लीजिए, स्वर्ग व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द माना जा सकता है। स्वर्ग की कल्पना की गई है हिंदू धर्म में, ठीक है, तो उस हिसाब से देखें तो स्वर्ग कई नहीं है हिंदू धर्म के हिसाब से, एक ही स्वर्ग की कल्पना की गई है, ठीक है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। मंडल जो शब्द है मित्रों, मंडल में समूह का बोध होता है, इसलिए यह समूहवाचक संज्ञा शब्द हो जाएगा। संज्ञा के एक प्रकार में समूहवाचक संज्ञा भी आता है, तो इस हिसाब से मंडल भी गलत है, ये जातिवाचक नहीं है बल्कि समूहवाचक है। स्वर्ग भी व्यक्तिवाचक है और गंगा भी व्यक्तिवाचक है, तो मनुष्य जो है वो जातिवाचक संज्ञा शब्द होगा। बी विकल्प जो है वो पूरी तरह से सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? कौन सा ऐसा शब्द है दिए गए विकल्पों में से जिसकी रचना प्रत्यय से होती है? प्रत्यय क्या होते हैं मित्रों? पहली बात कि ये शब्द नहीं होते बल्कि शब्दांश होते हैं, और किसी शब्द के कहां लगते हैं? अंत में लगते हैं। शब्द के अंत में इनका प्रयोग होता है और लग करके ये शब्द का अर्थ बदल देते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है। अब यहां देखिए प्रतिकूल में ये कुल मूल शब्द है जिसमें प्रति उपसर्ग लगा है, बात प्रत्यय की हो रही है ना कि उपसर्ग की हो रही है, इसलिए ये विकल्प गलत है। प्राचार्य में ये प्रा जो लगा है प्र, आचार्य में लग गया है, ये उपसर्ग लगा है ना कि प्रत्यय। अब देखिए उद्यम शब्द में तो ये तो सिंगल शब्द है ना, इसमें उपसर्ग लगा है ना तो प्रत्यय।
अब याद रखिए कृपालु जो है वो कृपा में आलू शब्द, आलू प्रत्यय लगाने से बना है, आलू ल में छोटा ऊ, और इससे बना है कृपालु। तो ये विकल्प सही होगा, यानी विकल्प सी सही होगा। ए, बी और डी ये तीनों गलत हैं, ये सही है। अब आ जाइए 20वां प्रश्न देख लेते हैं। संज्ञा के प्रमुख कितने भेद होते हैं? संज्ञा के प्रमुख कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो मित्रों जान लीजिए संज्ञा के 2 भेद तो बिल्कुल नहीं होते और 4 भेद भी नहीं होते। ये 2 विकल्प तो पूरी तरह से गलत है। 3 और 5 में कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक ये मुख्य रूप से 3 ही संज्ञा के प्रकार हैं, लेकिन अगर 5 विकल्प में दिया गया है तो आप 5 पर टिक मार्क करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी व्याकरण से 2 और संज्ञाएं ली गई हैं, मटीरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, और समूहवाचक, ये 2 और संज्ञाएं हमारी अंग्रेजी व्याकरण से यानी इंग्लिश ग्रामर से ली गई हैं, जिसके कारण हमारी संज्ञाओं के 5 प्रकार हो जाते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। इसलिए 5 पर टिक मार्क करेंगे। अगर 3 और 5 दोनों दिया है तो 5 पर करेंगे, अगर 5 कहीं भी विकल्प में नहीं है तभी 3 पर करेंगे। याद रखिएगा। साकेत किसकी रचना है? साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, जिसका रचना काल था 1931 में इन्होंने इसको लिखा था, और इसके लिए मंगला प्रसाद इनको पारितोषिक प्राप्त हुआ था। 1 साल बाद 1932 में 1932 में मैथिली शरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था, इसी रचना के कारण, साकेत रचना के कारण ही इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था 1932 में। 1931 में यह रचना किए थे मैथिली शरण गुप्त जी ने। साकेत की बड़ी प्रसिद्ध रचना है, यह एक महाकाव्य है साकेत, और जिसमें इन्होंने रामचंद्र जी की के भाई लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला, ठीक है, उर्मिला जी के वियोग का वर्णन किया है, विरह का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है इस साकेत में उन्होंने। तो मैथिली शरण गुप्त सही उत्तर है, डी विकल्प सही होगा। पंक्ति शब्द का तद्भव होगा। पंक्ति देखिए, पंक्ति का मतलब होता है कतार, लाइनें। अब यहाँ 5 तो नहीं मतलब है, और यहाँ पाद और पर्ण मतलब नहीं है, इसका मतलब है पांत। पांत का मतलब पंगत, पंगत का मतलब कतार, लाइनें। पंक्ति का मतलब होता है पांत। आगे आ जाइए, यहां लिखा गया रास पंचाध्यायी के रचयिता है। रास पंचाध्यायी के रचयिता है नंददास जी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आगे आ जाइए, देवेश में संधि है, देव प्लस ईश बराबर देवेश, ठीक है, देव प्लस देव जमा ईश बराबर देवेश होता है। यहां व के अंदर का अ और इसके बाद ई आई, अ के बाद अगर ई आती है तो मित्रों क्या हो जाता है, वो ये दोनों मिलकर के ए में बदल जाते हैं, और क्या हो गया, ये दे और व में ए लग गया, और ये बचा श, देवेश हो गया। यहां पर कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। गुण संधि का यह नियम है कि आ के बाद अ या आ के बाद अगर ई आई आती है तो ए में बदल जाता है। यह गुण संधि का नियम है, यह आदि संधि नहीं है, यह विसर्ग और व्यंजन नहीं है। प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए। तो प्रत्यक्ष में देखिए प्र नहीं लगा है, कितने लोग समझ लेते हैं कि प्र लगा है, अगर प्र हटा दिया जाए तो त्यक्ष कोई शब्द नहीं होता। तो किसी मूल शब्द यानी अर्थपूर्ण शब्द में, सार्थक शब्द में ही प्रत्यय लगता है या उपसर्ग लगता है। अब यहाँ उपसर्ग की बात की गई है। अब उपसर्ग, कितने लोग ये सोचेंगे कि जो प्र उपसर्ग लगा है, ये प्र है, यही उपसर्ग है, तो आप इसको प्र पे टिक मार्क कर देंगे, गलती हो जाएगी। प्र उपसर्ग निकाल देने पर त्यक्ष कोई शब्द नहीं बनता, और त्यक्ष सार्थक शब्द होना चाहिए, सार्थक शब्द नहीं होता है। तो इसमें क्या है, प्रति जो है वो उपसर्ग है, प्रति जो है वो अक्ष में लगा है, तो प्रत्यक्ष हुआ है। कौन सी संधि के नियम के अनुसार? कुछ टीचर बताते हैं कि भाई जब आप उपसर्ग और प्रत्यय समझा रहे हैं तो उसके अंदर संधि कैसे आ गई। मैं उन सारे विद्वानों को प्रणाम करते हुए ये बड़ा ही करबद्ध अनुरोध कर रहा हूं कि थोड़ी स्टडी और करें, जम करके करें, बच्चों को घुमाएं नहीं। और क्यों नहीं हो सकता उपसर्ग के अंदर कोई भी उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द निर्माण होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि वहां संधि या समास के रूल नहीं होते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि संधि के नियम होते हैं। और यहां मैं डट करके कह सकता हूं कि यहां यण संधि का प्रयोग किया गया है और प्रति में अक्ष लगाया गया है, प्रत्यक्ष। अगर आप इसको गलत साबित कर देंगे, यूट्यूब का चैनल बंद करा दूंगा। तो मैं समझता हूं
आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए। खाली उन्हीं लोगों की वीडियो लाइक मत करिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्टर और बहुत ज्यादा खर्चा करके, इस गरीब पर भी दया करिए। इसकी भी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल का निशान या घंटी का निशान दबा लीजिए ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो तुरंत लाइक बटन दबा दीजिए, हौसला मिलता है ताकि ऐसी वीडियो आगे मैं लाता रहूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।